स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है मिज़बिल द ऑटर। टाइटल पढ़ने से तो लग रहा है कि ना तो मिज़बिल वर्ड समझ आ रहा है और ना ही ऑटर समझ आ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले इसके टाइटल को ही समझते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें ऑटर का चित्र बना है। ऑटर एक एनिमल है जिसको हिंदी में ऊद बिलाव कहते हैं, और इस एनिमल का नाम जो इसके लेखक हैं उन्होंने रखा है मिज़बिल। तो ऐसे हुआ मिज़बिल द ऑटर। ये एक कार्निवोरस यानी मांसाहारी प्राणी है। कभी ये सेमी एक्वाटिक, एक्वा मीन्स वाटर, तो कहीं ये ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ पर कि पानी पूरे से तो नहीं पर थोड़ा यानी दलदली भूमि हो, या एक्वाटिक या नदियों में, या फिर मरीन यानी समुद्र में, तो इसके ये रहने की जगह है। ये एक मैमल है। बायोलॉजिकली यदि हम देखें तो मैमल का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो कि अपनी ही तरह से बच्चों को जन्म देते हैं, यानी वो बच्चों को जन्म देने के लिए अंडे नहीं देते हैं, तो ये एक मैमल है। इस तरह से अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि मिज़बिल कौन है। तो मिज़बिल एक ऑटर है, और ऑटर कौन है? ये एक एनिमल है जिसका चित्र आप सामने देख रहे हैं। एंड नाउ अबाउट द ऑथर। इसके ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, जो कि इस लेसन के नरेटर भी हैं, यानी वर्णन करता है। उन्होंने इस लेसन में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी कहानी है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रीडर्स को बताई है। ये स्कॉटिश हैं, यानी स्कॉटलैंड के हैं। नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृतिवादी हैं, एंड नॉवेलिस्ट, और नॉवेल यानी उपन्यास, और नॉवेलिस्ट यानी जो उपन्यास लिखते हैं, तो यानी उपन्यासकार भी हैं। और अब हम लेसन मिज़बिल द ऑटर की थीम को समझते हैं। स्लाइड में आप चित्र देख रहे हैं जिसमें कि राइटर गेविन मैक्सवेल ऑटर को पकड़े हुए हैं, यानी ये तो समझ में आता है कि गेविन मैक्सवेल का ऑटर से एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है? मास्टर और पेट का। पेट किसको कहते हैं? पालतू प्राणी को, जिनको कि हम डोमेस्टिकेट करते हैं, जिनको कि घर में पालते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, जिसमें कि गेविन मैक्सवेल ये बतलाते हैं कि एक मास्टर और उसके पैट में कैसा रिलेशन होना चाहिए। इट गिव्स द मैसेज दैट वन शुड बी फ्रेंडली टुवर्ड्स द पैट एंड टेक गुड केयर ऑफ इट। और ये लेसन ये मैसेज देता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी एनिमल को डोमेस्टिकेट करता है, उसको पालतू बना के रखता है, तो फिर उसकी बहुत अच्छी केयर करनी चाहिए, और उसके साथ में एक घर के व्यक्ति की तरह फ्रेंडली होकर ही रहना चाहिए। जब हम लेसन पढ़ेंगे तो गेविन मैक्सवेल 2 कंट्रीज़ का भी जिक्र करेंगे। एक है यूनाइटेड किंगडम और दूसरा है इराक। वर्ल्ड मैप में आप दोनों का चित्र देखिए। इराक में उनकी मुलाकात मिज़बिल से हुई, यानी ऑटर से हुई, और इसको लेके जाना था यूनाइटेड किंगडम लंदन। अब आप दोनों की दूरी देखिए कि किस तरीके से वे ऑटर को, क्योंकि ऑटर एक एनिमल है और एनिमल को कैसे लेके गए वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाया है कि इतनी दूर ऑटर को ले जाने में राइटर को, लेखक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेसन में एक और वर्ड आया है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड ये आपको मैप दिया है, आप स्कॉटलैंड देखिए कहाँ पर है, और प्रीवियस स्लाइड में आपको इराक का भी वर्ल्ड मैप में इराक की पोजीशन भी बताई है। ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम उन दूरियों को भी अपने अंदर उनको समझेंगे कि कितनी दूरी से लेखक थे वो ऑटर को कहाँ तक लेकर गए हैं। गेविन मैक्सवेल ने जब वो इराक पहुँचे तो उनको बताया गया कि टाइग्रिस रिवर का जो मार्शी एरिया है, यानी दलदल वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ऑटर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर
इस स्लाइड को दिखाने का बनाने का उद्देश्य यही है कि ये इराक का वो एरिया है जहाँ पर कि टाइग्रिस रिवर बहती है। ये आपको नीली लाइन दिखाई दे रही है और जब आप सोशल साइंस में हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको कहा जाता है दजला नदी। सो लेट्स रीड आउट द ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी मिसबिल द ऑटर। इंट्रोडक्शन में आप जान ही चुके हैं कि ऑटर क्या है और मिसबिल क्या है। ऑटर एक एनिमल है और मिसबिल उस एनिमल का नाम है और इसके राइटर गैविन मैक्सवेल जो कि इस स्टोरी के नैरेटर भी हैं। और जहाँ पर नैरेटर रहते हैं वो जगह अलग है और जहाँ पर से वो ऑटर को ले जा रहे हैं वो जगह अलग है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। गैविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैमसफेरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड आप मैप में देख चुके हैं, एक कंट्री है और गैविन मैक्सवेल कैमसफेरना ये वहीं का एक शहर है जहाँ पर कि वो रहते हैं। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. गैविन मैक्सवेल के पास में एक डॉग था, यानी उनका जो पैट एनिमल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉग की डेथ हो जाती है और वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको उस डॉग से बहुत अटैचमेंट था, इसलिए वो दोबारा डॉग को एज ए पैट रखना नहीं चाहते हैं। बट लाइफ विदाउट ए पैट वॉज लोनली, लेकिन ये भी था कि एक पैट के बिना उनको बहुत अकेलापन लगता था। रीड वॉट हैपन देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। तो ये जो स्टोरी है आपसे कहा जा रहा है कि अब इसको पढ़िए मैक्सवेल के खुद के शब्दों में, यानी मैक्सवेल नैरेटर हैं कि कैसे उन्होंने जब डॉग के अलावा दूसरे पैट को पालने का, डोमेस्टिकेट करने का डिसीज़न लिया तो क्या हुआ। थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। डू यू हैव ए पैट? क्या आपके पास में कोई पैट, यानी आपने किसी एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रखा है, पालतू बना रखा है? इफ़ यू डू, यू परहैप्स नो दैट ए पैट इज सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइटर कहते हैं कि यदि आपके पास में पैट है, आपने किसी पशु या पक्षी को पालतू बना रखा है, तब आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को ले रहे हैं। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA, एक SPCA द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, ये एक सोसाइटी है, तो वो क्या कहती है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या नियम है कि जब आप किसी पशु या पक्षी को एज ए पैट अपने घर में रखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और जो बॉक्स में दिया है वही इस स्टोरी का मैसेज भी है कि पैट्स के लिए क्या करना चाहिए, यानी पैट्स को जब हम घर में किसी एनिमल या बर्ड को घर में लाते हैं तो हमको हमारा बिहेवियर उसके साथ कैसा रखना चाहिए। जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है वो मैं थोड़ा फास्ट आपको बताऊंगी, क्योंकि पैट को, किसी भी पैट को लाइफ टाइम उसको रखना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब आप किसी पैट को रखते हैं तो जहाँ पर डॉट है हम उनको देखते हैं। एन एनुअल डॉग लाइसेंस, यदि आप एज एक डॉग को पैट के रूप में रखते हैं तो आपको लाइसेंस अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो भी सरकार के रेगुलेशंस हैं वो लाइसेंस लेना चाहिए। एनुअल वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जो उससे जैसे रेबीज़ होती है तो उनके खिलाफ वैक्सीनेशन होना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग, कि वो टॉयलेट कहाँ जाएं, जैसे अपने इंडिया में तो कहीं पर भी लोग करा देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, गंदगी फैलती है। रेगुलर ग्रूमिंग एंड बेदिंग, रेगुलर उसकी क्लीनिंग होना चाहिए और उसको भी नहलाना भी चाहिए। ओबीडियंस ट्रेनिंग, आप जिस भी पैट को रखते हैं तो आपको उसको ओबीडियंस ट्रेनिंग है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको सिखाना चाहिए। आपके घर में कोई आया है तो वो पैट एनिमल, सपोज़ वो डॉग है तो वो डॉग कैसे उसके सामने बिहेव करेगा, शांत रहेगा। यदि वो उसको काटने लगेगा, परेशान करेगा तो ये ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, ओबीडियंस ट्रेनिंग। डोंट फॉरगेट दैट यू शुड फीड योर पैट ए बैलेंस डाइट, जो पैट हैं उनको बैलेंस डाइट, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार खिलाना चाहिए।
Socialization. Many dogs are kept confined in cage or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong. तो जो पैट हैं उनको बैलेंस डाइट के साथ में सोशलाइजेशन भी होना चाहिए ना, उनको बांध के रखें कि वो कोई नुकसान करेंगे तो ऐसा करना ये क्रूअल्टी है, उनको फ्री भी छोड़ना चाहिए। अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले। जो भी आपका पैट एनिमल है उसके रोज़ाना उसको एक्सरसाइज कराएं, उसको बहुत ही उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें और उसके साथ खेलें। और ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं, यही इस लेसन का मैसेज भी है कि जब कोई पैट, जब किसी एनिमल को आप डोमेस्टिकेट करते हैं तो वो एनिमल ना होके आपका फैमिली मेम्बर हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पर जो पैट है वो एक ऑटर है और ऑटर कहाँ पे पाया जाता है और ऑथर उसको कहाँ ले जाना चाहते थे या कहाँ ले गए, ये हमने इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड में समझा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द मार्शेस। मार्श यानी जो दलदली, जो वेट एरियाज़ होते हैं, यानी नमी वाले लेक यानी झील, नदी और समुद्र के किनारे जहाँ पर कि मिट्टी मार्शी होती है, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो उस जगह पर ऑटर्स पाए जाते हैं। नियर बसरा, बसरा में यानी इराक में। अ टाउन इन इराक, बसरा कहाँ पर है? इराक का एक शहर है। अब आपको एक कल्पना करने को कहा जा रहा है कि इमेजिन यू वांटेड टू ब्रिंग एन ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन। ये इमेजिनेशन से आप समझ जाएंगे कि कितना मज़ेदार काम हुआ होगा और उसके साथ साथ कितना डिफ़िकल्ट भी होगा कि आप इराक से एक ऑटर को लंदन ले जाना चाहते हैं एज ए पैट, तो आप कैसे ले जाएंगे? ये तो है कि हम अपनी गाड़ी से नहीं ले जा सकते, हमको फ़्लाइट से ले जाना पड़ेगा या और किसी तरीके से जहाज़ से ले जाना पड़ेगा। तो हमको क्या अरेंजमेंट वहाँ पर करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर इराक की क्लाइमेट भी दी है कि ऐसा नहीं है अरेंजमेंट, लंदन की क्लाइमेट अलग है, इराक की क्लाइमेट अलग है, और जो ऑटर्स हैं वो इराक की मार्शी एरिया में ही पाए जाते हैं जबकि लंदन की क्लाइमेट अलग है। तो इराक में जो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है? ब्रॉड प्लेन्स हैं, बड़े बड़े समतल मैदान हैं, और मार्शेज अलॉन्ग द ईरानियन बॉर्डर इन द साउथ विद लार्ज फ्लडेड एरियाज़, और मार्शी एरियाज़ हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ इराक्स लैंड एरिया इज़ डेजर्ट। इराक का एक बड़ा सारा पार्ट तो डेजर्ट यानी रेगिस्तानी है। सो इट हैज़ कूल विंटर्स एंड ड्राई। अब क्लाइमेट देखिए, डेजर्ट में क्या होता है, जो विंटर्स कूल होती हैं और ड्राई होती हैं। हॉट एंड क्लाउडलेस समर, और जबकि गर्मियाँ कैसी होती हैं? गर्म और बादल नहीं होते हैं। द माउंटेन एरियाज़ नियर ईरान एंड टर्की हैव कोल्ड विंटर्स। जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़ी कोल्ड विंटर है। और जबकि लंदन क्या है? एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है और वहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और बहुत सारे ओपन स्पेसेस और पार्क हैं। जो वहाँ की जो क्लाइमेट है दैट इज़ टेम्परेट, यानी ना बहुत ठंड ना गर्मी। अब इसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कीजिए इराक की क्लाइमेट से। तो इराक से ऑटर को जाना था लंदन, तो क्लाइमेटिक डिफरेंस भी है और दूरी भी है और ओनर भी अलग है। तो हम पूरी स्टोरी में यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से गेविन मैक्सवेल ने ऑटर को डोमेस्टिकेट किया, किस तरह से उसको एक बहुत ही अफेक्शनेटली उसके साथ में बिहेवियर किया। तो ये पूरा लेसन है, ये पैट्स को कैसे घर में रखना चाहिए इसके बारे में है। सो इसके आगे अब हम पढ़ते हैं और अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये इस लेसन को समझने के लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी या इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसको समझने के बाद हमको लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू सदर्न इराक। ये बात कब की है? 1956 की। ये हमको याद रखना पड़ेगा। और आई कौन है? आई राइटर है गेविन मैक्सवेल, ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो 1956 की शुरुआत में मैं सदर्न इराक यानी दक्षिणी इराक को मैंने वहाँ पर ट्रेवल किया, यात्रा की। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter, instead a dog. By then का मतलब तभी। कब? जब मैं सदर्न इराक की यात्रा कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में
क्रॉस्ड माई माइंड, क्रॉस्ड माई माइंड यानी सडन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक डॉग की बजाय एक ऑटर को पैट यानी पालतू पशु की तरह, पैट एनिमल की तरह रखूं। ये हम लोग जानते हैं कि गैविन को डॉग की डेथ हो चुकी थी। एंड दैट कैमसफोर्निया रिंग्ड बाय वाटर स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। और ये भी बात है कि वो जहाँ पर रहते थे स्कॉटलैंड में, कैमसफियरना, जो कि रिंग्ड यानी घिरा हुआ, जैसे रिंग होती है ना, अंगूठी होती है गोलाकार, तो वो जो कैमसफियरनिया सिटी थी वो रिंग्ड यानी घिरी हुई थी, सराउंडेड थी बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो, पानी से घिरी हुई। वो भी पानी भी कितनी दूरी पर था, स्टोन्स थ्रो बिल्कुल बगल में, बहुत ही कम दूरी पर, शॉर्ट डिस्टेंस पर। यहाँ पर पानी की क्यों बात हो रही है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि ऑटर कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, मार्शी प्लेसेस में, जहाँ की ज़मीन वेट हो, नमी हो उसमें। तो कैमसफियरना में जो वाटर बॉडी थी वो उनके जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से पास ही थी। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने सोचा कि ये स्पॉट बहुत ही एमिनेंट यानी बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सुटेबल यानी उपयुक्त होगा फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के लिए। कौन से प्रयोग के लिए, कि डॉग की बजाय ऑटर को डोमेस्टिकेट किया जाए, उसको पालतू बना के रखा जाए, या पैट एनिमल, अब डॉग की बजाय ऑटर रखा जाए। When I casually mentioned this to a friend, अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया सडन, तो मैंने अपने फ्रेंड को कैजुअली यानी साधारण तौर पे बिना कोई सोच विचारे उसको बताया कि मैं तो ऑटर को डोमेस्टिकेट करना चाहता हूँ। ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उसने भी जैसा मैंने कहा वैसे ही उसने सिंपली जवाब दिया, आई हैड बेटर गेट वन इन द टाइग्रिस मार्शेस। तो उसने कहा ठीक है, यदि तुमको ये ऑटर को पैट की तरह रखना है तो आप इराक में जहाँ पर कि टाइग्रिस रिवर है, वहाँ के मार्शी प्लेसेस में, वहाँ की दलदली ज़मीन में बहुत सारे ऑटर्स हैं, तो वहाँ चले जाओ। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज़, क्योंकि टाइग्रिस नदी के किनारे के मार्शी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे इतने सारे ऑटर्स हैं जैसे कि मच्छर हों। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अक्सर जो अरेबियन लोग हैं वो इनको टेम करते हैं यानी पालतू बनाकर रखते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। वी कौन कौन, गैविन मैक्सवेल और उनके फ्रेंड। वो बसरा हम लोग जान चुके हैं कि इराक का एक शहर है, तो बसरा से कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस जा रहे थे। कॉन्सुलेट जनरल क्योंकि हर देश में विदेशी लोगों के लिए एक ऑफिस होता है, जो टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए होता है कि कुछ भी समस्या है, कुछ है तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, कुछ इंक्वायरी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो गैविन मैक्सवेल और इनके फ्रेंड कॉन्सुलेट जनरल जा रहे थे टू कलेक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप, और उनका यूरोप से एक मेल आने वाला था। मेल यानी कोई उनका जो डाक आने वाली थी। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट आर फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, क्योंकि उस समय मोबाइल तो होता नहीं था, तो जो भी इंफॉर्मेशन आती थी वो एक देश के दूतावास से दूसरे देश के दूतावास में आती थी। तो इन्होंने पाया कि इनके फ्रेंड का मेल तो आ गया है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी होगी वो आ चुकी है, बट माइन हैड नॉट कम, लेकिन गैविन मैक्सवेल की इंफॉर्मेशन, इनका मेल नहीं आया। आई केबल्ड टू इंग्लैंड। अब केबल्ड का मतलब एक इन्होंने मैसेज भेजा। पहले एक मशीन होती थी जिसके थ्रू यानी टेलीग्राम के थ्रू मैसेज भेजा जाता था, क्योंकि ये जो घटना है वो कब की है, 1956 की है। तब मोबाइल नहीं आया था और जो कम्युनिकेशन के साधन थे वो इतने डेवलप नहीं थे। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। तो टेलीग्राम से मैसेज भेजने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन पे कोशिश की। अब उस समय टेलीफोन करना, पहले बुक करो, फिर नंबर आएगा, फिर आप बात करोगे, तो ये उन्होंने ट्राई किया।
द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। अब यहाँ पर गैविन खुद ही बता रहे हैं कि टेलीफोन भी इतना आसान नहीं था। कॉल यानी टेलीफोन लगाने के लिए 24 घंटे पहले उसको बुक करना पड़ता था। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। पहले दिन तो जो टेलीफोन लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब काम नहीं करना यानी ख़राब थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे। और दूसरे दिन इराक में कोई धार्मिक त्यौहार था जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफिस बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन। तीसरे दिन फिर से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए टेलीफोन लाइन में। माई फ्रेंड लेफ्ट। अब मेरा फ्रेंड तो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और आई यानी कौन? नरेटर, राइटर गैविन मैक्सवेल। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे 5 दिन बाद मिलूँगा। 5 days later माई मेल अराइव्ड। 5 दिन बाद मेरा भी जो मेल था, जो मेरा पत्र था, वो आ गया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड। मैं वो लेटर लेके अपने बेडरूम में चला गया। एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स। तो मैंने देखा कि वहाँ पर फ्लोर यानी फर्श पर 2 अरब के लोग यानी 2 अरेबियन पीपल वो स्क्वैट यानी जिसको कहते हैं उकड़ू बैठे हुए थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले ए सैक। और उनके बगल में एक सैक यानी एक बोरा रखा हुआ था। दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्क्विम्ड का मतलब हिलना डुलना, एक ही जगह पर हिलना डुलना। तो वो टाइम टू टाइम है ना, रुक रुक कर वो हिल रहा था। क्या हिल रहा था? वो जो बोरी रखी हुई थी वो हिल रही थी। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। अब वो एक नोट का मतलब यहाँ पर नोट नहीं है रुपया, वो एक स्लिप, एक कागज़ पर कुछ मैसेज लेके आए थे लिखवा के, वो उन्होंने मुझे दिया। और ये किसकी तरफ से था? मेरे फ्रेंड की तरफ से था। हियर इज़ योर ऑटर डैश डैश, जिसमें लिखा था कि जो तुम ऑटर को पैट बनाना चाहते थे, ये तुम्हारा ऑटर है। और आगे डैश डैश यानी बहुत सारी बातें भी लिखी हुई थी। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगन ए फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। जैसे ही वो जो 2 अरेबियन पीपल थे उन्होंने सैक यानी उस बोरी को, उस थैले को खोला, तो उसको खोलने के साथ ही मेरी ज़िंदगी का एक फेज़ यानी एक चरण, एक पार्ट शुरू हुआ जो अभी तक नॉट येट यानी जो अभी जब उन्होंने ये लेसन लिखा था तब तक वो पूरा नहीं हुआ। फॉर ऑल आई नो नॉट एंडेड बिफोर आई डू। इट इज़ इन ए फैक्ट a thraldom to otters and may for all I know not end before I do। और वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैं जानता हूँ ये ख़त्म भी नहीं होगा। इट इज़ इन ए फैक्ट अ थ्रैल्डम मीन्स ये एक पुरानी इंग्लिश है उसका वर्ड है कि अब मैं 2 ऑटर्स की जो ये गुलामी दास्ता हो गई है ऑटर्स के लिए। एन ऑटर फिक्सेशन। और एन ऑटर फिक्सेशन यानी कि जो ऑटर को मैंने पैट बनाया, उसके प्रति जो मैंने अपना लगाव दिखाया वो। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सब बातें कि मैं किस तरह से ऑटर के बारे में सोचा, किस तरीके से उसको मैंने डोमेस्टिकेट किया, मैं ये दूसरों को बताना चाहता हूँ। हु हैव एवर ओन्ड वन, जिन्होंने कभी ऑटर को पैट की तरह रखा हो उनको। द क्रेचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक। क्रेचर यानी जीव, एनिमल। तो यहाँ पर कौन सा है एनिमल? ऑटर। जैसे ही वो बोरी खुली तो वो जो क्रेचर यानी ओटर था वो उसमें से इमर्ज यानी उछल कर बाहर आया। ऑन टू द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर। और जो वो कमरे का फर्श था जो कि टाइल्स लगे हुए थे उस फर्श पर आ गया। ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम। और वो जो बेडरूम था वो कॉन्सुलेट का था, तो उस बेडरूम में रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मीडिएवल कॉन्सीव ड्रैगन। और जो उसका रिजेंबल यानी जो उसकी शक्ल मिल रही थी वो किससे मिल रही थी कि वो जैसे कि कोई मध्यकालीन यानी कि 11वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के बीच में
जब लोगों को एक ड्रैगन की उन्होंने कल्पना की कि एक क्रेचर होता है ड्रैगन, तो ये कुछ कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. अब गैविन मैक्सवेल ने जब पहली बार ओटर को देखा, और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, मिसबिल, यानी अब हम ओटर को मिसबिल ही कहेंगे। तो जब पहली बार देखा तो वो हेड टू द टिप ऑफ द टेल, यानी सिर से लेकर उसकी पूंछ की टिप यानी किनारे तक, लास्ट पॉइंट तक, ही वॉज कोटेड यानी कवर्ड, ढका हुआ, विथ सिमेट्रिकल यानी बैलेंस्ड, प्रपोर्शनेट यानी बिल्कुल समान अनुपात में, एक समान, पॉइंटेड स्केल्स यानी उसकी बॉडी पर नुकीले स्केल्स थे, यानी हम इसको साधारण भाषा में बोले यानी उसके रोए थे नुकीले, शार्प एंडेड, एक्यूट, बिल्कुल पॉइंटेड उसके स्केल्स थे, ऑफ मड आर्मर, और उन पर जो मड यानी कीचड़ आर्मर की तरह, आर्मर यानी कवच की तरह, पूरे में कवर्ड था। जैसे कि कवच का मतलब पुराने समय में जब सैनिक युद्ध में जाते थे तो वो एक लोहे का पूरा कवच पहने हुए होते थे, ताकि उन पर तीर वगैरह से हमला हो तो उसका निशान या उसकी चोट ना लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मर। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, और इन सब के बीच में यानी वो मड से कवर्ड भी था और उसमें सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स भी थे, यानी बड़े बड़े रोए थे नुकीले, उन सब के बीच में वो विजिबल यानी जो उसकी स्किन थी वो सॉफ्ट वेलवेट, यानी जो उसका टेक्सचर था वो बिल्कुल सॉफ्ट था, मखमल जैसा था, और वो ऐसा लग रहा था वो फर जैसा उसके ऊपर था, और चॉकलेट ब्राउन यानी चॉकलेट ब्राउन कलर का कोई मोल हो, मोल यानी छुछुंदर। ही शुक हिमसेल्फ, अब मिसबिल ने अपने आप को हिलाया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, क्योंकि वो जिस तरीके से मड से ढका हुआ था तो मैंने तो ये उम्मीद की थी कि उसके हिलाते ही साथ वो धूल का एक गुबार चारों तरफ बन जाएगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर। लगभग 1 महीने के अंदर मैंने उसकी क्लीनिंग की, मिसबिल की इतनी क्लीनिंग की कि आखिर में जो उसके ऊपर जितना भी मड लगा हुआ था, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ऑटर्स कहाँ रहते हैं, मार्शी एरिया में रहते हैं, तो क्योंकि वो वहाँ रहते ही तो उन पर कई लेयर्स मड की चिपकी होती हैं। तो गैविन ने लगभग 1 महीने के अंदर वो पूरे के पूरा जितना भी मड चिपका हुआ था उसकी क्लीनिंग की, और अब जो उसका ट्रू कलर था, जो उसका सही कलर था, वो दिखाई देने लगा। मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, ऑटर को मैं यानी आई यानी गैविन, वो मिसबिल बुलाते थे। इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, अब वो इसके बारे में बता रहे हैं कि ऑटर एक तरह की रेस यानी प्रजाति है जिनके बारे में विज्ञान को पहले अननोन थे यानी पता नहीं था, एंड वॉज एट लेंथ क्राइस्टेंड बाय zoologist ल्यूट्रोगेल पर्सपीसीलिटा मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर, और इसका नाम जूलॉजिस्ट ने यानी कि जीव वैज्ञानिकों ने क्या रखा, ल्यूट्रोगेल पर्सपीसीलिटा, ये उसका जो जूलॉजिकल नेम रख दिया, मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 hours मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। अब जब वो 2 अरेबियन जो पर्सन थे वो छोड़कर गए मिसबिल को, तो जो पहले 24 घंटे यानी जो पहला दिन था तो मिसबिल ना तो हॉस्टाइल था यानी ना वो अनफ्रेंडली था और ना फ्रेंडली था, ना तो वो कोई नुकसान कर रहा था और ना ही खुश था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, वो एकदम अकेला अकेला था और इंडिफरेंट यानी उदासीन था, उसको कौन बैठा है किस सराउंडिंग में इससे कोई मतलब नहीं था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और चूँकि मेरा बेड था वहाँ पे तो वो बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर जाके वो सो गया, फ्लोर यानी फर्श पर।
द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड. दूसरी रात मिसबिल मेरे बेड पर आया. मिसबिल यानी वही ऑटर. इन द स्मॉल आवर्स, स्मॉल आवर्स का मतलब मॉर्निंग आवर्स यानी सुबह के समय. एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knee until the servant brought tea in the morning. और उसने क्या किया, क्रूक ऑफ माई नी यानी जो मेरा घुटना था उसके पीछे की तरफ जो सॉफ्ट पार्ट रहता है पिंडलियों के थोड़ा ऊपर, उसमें घुसकर वो सो गया. और जब तक कि जो सर्वेंट था होटल का वो सुबह की चाय लेकर नहीं आया तब तक वो सोता रहा. एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी. अपैथी यानी जो उसका डिसइंटरेस्ट था, अभी तक उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, उदासीनता थी. तो अब सुबह के बाद से धीरे धीरे उसका वो जो अपैथी थी कि किसी से कोई मतलब नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो धीरे धीरे वो उससे हटने लगा. एंड टेक ए कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. अब वो अपने आज चारों तरफ जो कुछ भी था उसमें उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम. मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया. एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम. और मैं उसको बाथरूम ले गया. वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय. और वहाँ पहुँच कर तो वो खुशी के मारे पागल हो गया. इन द वाटर, क्योंकि जो ऑटर्स होते हैं उनको पानी बहुत पसंद है और बाथरूम में पानी था. प्लंजिंग एंड रोलिंग इट. प्लंज है ना डुबकी लगाना, कभी वो उसमें डुबकी लगाता, कभी उसमें रोल होता, घूमता. शूटिंग अप, कभी उछलता. एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, क्योंकि बाथरूम में बाथ टब लगा हुआ था और वो उसमें कभी उसकी लंबाई तक यानी जितना गहरा बाथ टब था उसमें वो डुबकी लगाता अंदर को, कभी ऊपर उछलता. मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो. हिप्पो यानी समुद्री घोड़ा. और वो समुद्री घोड़े की तरह एकदम से पानी में स्लॉश एंड स्प्लैश, उसको पानी को जोर जोर से उछालता. दिस आई वॉज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स. क्योंकि मैंने ऑटर को जब डोमेस्टिकेट करना चाहा तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था. देखिए ये भी एक मैसेज है कि जिस भी एनिमल को हम डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं, जिस भी पेट को हम घर में रखना चाहते हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ें. तो गैविन ने पहले ही ऑटर्स के बारे में ये पढ़ रखा था कि उनको पानी बहुत पसंद है और पानी में इस तरह से स्लॉश एंड स्प्लैश करना, पानी को उछालना, उसमें ऊपर की ओर उछलना, नीचे डुबकी लगाना, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उनका ये खास गुण है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक. और सो टू स्पीक यानी ऐसा कह सकते हैं कि एक एक पानी की बूंद एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस. उसने पूरे टब में से उछल के बाथ टब में से वो पानी की बूंद पूरे में फैला दी, यानी एक भी बूंद ऐसी नहीं थी जो कि टब में रह गई हो. ए बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड. और जो वो बोल था, जो टब था, उसको भी उसने पलटना चाहा. और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन. और यदि वो नहीं पलटता तो वो उसमें बैठता. एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज. और इतना उछलता उसमें, इतना उछलता जब तक कि वो रहा सहा पानी भी बाथरूम के फर्श पर ना आ जाता. वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स. ऑटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि पानी शांत नहीं होना चाहिए, उसमें मूवमेंट होना चाहिए, लगातार पानी में मूवमेंट होना चाहिए. When static it is wasted and provoking. यदि पानी शांत है तो उसको गुस्सा आती है, मिसबिल को यानी ऑटर को वो प्रोवोक करता है शांत पानी, स्टैटिक वाटर. तो इस तरह से बाथ टब में भरा हुआ जो स्टैटिक वाटर था उसको उसने स्प्लॉश और स्प्लैश करके पूरे पानी को उछल के उसमें खेल करके, प्लंज करके, डुबकियाँ लगा के पूरे पानी को पूरे बाथरूम में फैला दिया, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख रहे हैं. 2 days later, Misbill escaped from my bedroom as I entered it. 2 दिन बाद में, यानी जब मिसबिल मेरे पास आया या मैंने उसको पैट की तरह रखा, उसके 2 दिन बाद में वो मेरे बेडरूम से एस्केप यानी बच निकला, उधर से बाहर चला गया. एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग.
और जब मैं कमरे के अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा कि जो उसकी टेल थी यानी वो पूरा निकल चुका था, केवल उसका जो एंड था यानी उसकी टेल धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, और कहाँ पर, जो वो कॉरिडोर था यानी जो बरामदा था उसके जहाँ पर वो घूम रहा था यानी मुड़ रहा था बरामदा किस ओर, बाथरूम की ओर, तो उधर की तरफ उसको वो चला गया और आखिर में मैंने उसकी केवल पूंछ देखी। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, और जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो वो बाथटब के ऊपर पहुंच चुका था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पास, और फम्बलिंग यानी बेढंगे तरीके से वो जो क्रोमियम टैप्स थे, क्रोमियम यानी एक तरह की जो मेटल होती है जिनके कि नल बने होते हैं, तो वो जो क्रोमियम टैप्स को अपने पास यानी पंजों से फम्बलिंग, क्योंकि वो अभी ये नल को खोलना बंद करना नहीं उसको पता था, तो वो बेढंगे तरीके से उसको घुमा रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड इन लेस दैन ए मिनट, मैंने उसको देखा और मैं एकदम से अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित रह गया 1 मिनट के लिए। ही हैड टर्न्ड अप द टैप फार एनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। क्यों मैं अमेज्ड हो गया? क्योंकि उसने अपने पंजों से जो वो टैप था उसको इस तरीके से घुमाया कि उसमें से पानी की थोड़ी सी ट्रिकल ऑफ वाटर, कि वो थोड़ा सा घूम गया, उसका जो ऊपर की नॉब थी और उसमें से पानी की धार आने लगी। किस में से? नल में से। ट्रिकल यानी पानी की थोड़ी सी, ट्रिकल ऑफ वाटर पानी की थोड़ी सी धार, यानी वो थोड़ा खुल गया। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और थोड़ी देर में उसने उस टैप की नॉब को पूरा घुमा दिया और पूरी स्पीड से नल से पानी आने लगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। यहाँ पर जो मिसबिल था यानी जो ओटर था वो काफ़ी भाग्यशाली था कि उसने सही दिशा में वो जो नल की नॉब घुमाई, क्योंकि वो पानी उसको बहुत पसंद था, इसलिए उसको लकी कहा गया कि उसे पसंद की चीज़ लकीली उसने राइट डायरेक्शन में घुमाई और पानी आने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप राइट वे। On later occasions he would sometimes screw it up still tighter, और कभी कभी तो अब उसको वो कुछ गलत कर देता था और जब वो टैप को बजाय खोलने के स्क्रू अप यानी रॉन्ग डायरेक्शन में उसको कस देता था यानी बंद कर देता था और पानी आना बंद हो जाता था। चिटरिंग विद इरिटेशन, चिटर यानी जो मिसबिल यानी ओटर के द्वारा जो चिट एक तरह की जो हर एनिमल साउंड निकालता है, तो मिसबिल की ओटर की साउंड को बोला गया है चिटरिंग। तो वो इरिटेशन यानी झुंझला कर वो चिटरिंग की साउंड निकालने लगता। एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट, और बहुत ही निराश हो जाता कि अब तो इस नल से पानी नहीं आ रहा है, यानी ये नल उसको कॉपरेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में घुमाता था और वो सोचता था कि केवल जो टैप की नॉब है उसको घुमाने भर से पानी निकलता है। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लेड एंड कम टू मी, बहुत जल्दी मिज मेरे को यानी गैविन को उसको फॉलो करने लगा। विदाउट ए लीड एंड कम टू मी, और ये नहीं कि मेरे आगे आगे चले। व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब भी मैं उसका नाम यानी वो पहचानने लगा कि उसका नाम मिसबिल है, तो जब वो उसको बुलाते मिसबिल के नाम से तो वो गैविन को फॉलो करता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, मिसबिल अपना ज़्यादातर समय खेल में ही गुजारता। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम, उसके कुछ खेल थे। एक रबर की बॉल को वो शफल करता यानी इधर से उधर घुमाता रहता कमरे में। लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल, जैसे कि कोई सॉकर यानी फुटबॉल का प्लेयर हो और वो उसके 4 पैर हों और वो चारों पैरों से ही अब उस बॉल को ड्रिबल कर रहा हो यानी हल्के हल्के आगे पीछे कर रहा हो। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो उसको फेंक भी देता था। विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और वो कैसे फेंकता था? वो अपनी जो गर्दन के फ्लिक करके यानी गर्दन का झटका देकर बॉल को फेंक भी देता था।
टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और उसकी जो फ्लिक होती थी वो इतनी पावरफुल होती थी कि वो जो बॉल काफ़ी ऊंचाई तक जाती थी और काफ़ी दूर तक जाती थी. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. लेकिन जिस खेल में ऑटर्स को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो होता है कि पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाना और अपने पंजों के बीच में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या जो बॉल्स हैं उनको पकड़कर उनको जगल करना है ना, ऊपर की ओर फेंकना और फिर चारों पंजों से उनको पकड़ना. मार्बल्स वर मिजल्स फेवरेट टॉयज़ फॉर दिस पास टाइम. और इस जो खाली समय को गुजारने का जो सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन था वो मार्बल्स यानी कांच की बनी गोलियां थी. He would lie on his back rolling 2 or more of them up. वो ज़मीन पर लेट जाता और 2 या 3 मार्बल की यानी कंचों को ऊपर की ओर रोल करता यानी फेंकता. एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बैली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द. और फिर क्या करता, उनको नीचे आने पर पकड़ता और वो उनको नीचे नहीं गिरने देता, यानी उसके चारों तरफ वो बॉल नहीं गिर पाती थी, वो उसकी फ्लैट बैली यानी उसके पेट पर ही गिरती थी. इस तरीके से ये 2 पार्ट इसके ख़त्म हो गए हैं और हमने चूँकि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है तो जो क्वेश्चंस अब दिए गए हैं वो आपको ज़रूर बन जाने चाहिए या आप उनको इन दोनों पार्ट्स में आराम से ढूंढ कर लिख सकते हैं. द फर्स्ट वन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमस्फेयरना वुड बी सुटेबल फॉर. बहुत ही आसान है कि जो मैक्सवेल थे उन्होंने कौन सा प्रयोग, कौन सा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि वो कैमस्फेरनिया में सही हो पाएगा. तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्कॉटलैंड में कि कैमस्फेरनिया में गैविन रहते थे और वहाँ पर जो पानी था वो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था. और जब वो इराक में उन्होंने ये सोचा कि उनका जो पैट डॉग की डेथ हो गई है तो इस बार वो डॉग को एज ए पैट ना लेकर एक ऑटर को पैट की तरह घर में रखेंगे. और ये आप लोग जानते हैं कि जो ऑटर्स होते हैं वो मार्शी प्लेसेस पर रहते हैं और उनको पानी से खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है. तो गैविन ने सोचा कि क्यों ना एज अ पैट इस बार ऑटर को रखा जाए और यही प्रयोग किया जाए. वाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई. वो बसरा क्यों गए, तो वो बसरा क्यों गए थे क्योंकि वहाँ पर उनको उनके एक मेल यानी उनका एक पत्र आने वाला था यूरोप से, उसको कलेक्ट करने के लिए गए थे उनको. हाउ डज ही गेट द ऑटर, जब उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया कि वो एक ऑटर को डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं तो उनके फ्रेंड ने कहा ठीक है. और 2 अरब पीपल वहाँ पर आए जो कि एक बोरी में ऑटर को रखे हुए थे. डज ही लाइक इट, क्या उनको ऑटर पसंद आया, तो यस. और जितने भी वर्ड्स हैं आप आगे पढ़ के उनको अंडरलाइन कीजिए और लिखिए. वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर. ऑटर का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सवेल ऑटर क्यों दिया गया, क्योंकि पहले ऑटर्स थे वो साइंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए अननोन थे. जब इनको ढूंढा गया तो इनका साइंटिफिक, हर एनिमल का, हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है. यदि एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम होगा और यदि प्लांट है तो बॉटनिकल नेम होगा. तो जब ये ऑटर को साइंटिस्ट ने देखा तो उसका जूलॉजिकल नेम क्या दिया, लुट्रोगेल पर स्पीसी लटा मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर, ये उसका जूलॉजिकल उसको नेम दिया गया. फिर जो 5th है, टिक द राइट आंसर. बहुत ही ईजी है कि जब ऑटर को फर्स्ट डे राइटर ने देखा या राइटर के पास आया तो वो कैसा था, अलूफ एंड इंडिफरेंट, यानी अपने आप में ही अलग रहता था, उसको आसपास की सराउंडिंग से मतलब नहीं था, फ्रेंडली था या हॉस्टाइल था. तो ये हम लोग जानते हैं कि ना तो वो फ्रेंडली था ना हॉस्टाइल था, यानी वो इंडिफरेंट था, उदासीन था, उसको कोई मतलब नहीं था. तो आप फर्स्ट वन पे टिक करेंगे. What happened when Maxwell took Miss Bill to the bathroom?
बहुत ही मज़ेदार सीन है। जब मैक्सवेल उसको बाथरूम में ले गए तो क्या किया, उसको पानी देखकर मज़ा आ गया और वो बाथ टब में उसने क्या किया, पानी को स्प्लैश किया, इतना स्प्लैश किया कि जब तक उसकी आखिरी बूंद फर्श पर नहीं आ गई। What did it do 2 days after that? और उसके 2 दिन बाद क्या किया, वो चुपके से बाथरूम में चला गया और वहाँ पर उसने जो क्रोमियम टैप लगा हुआ था उसको खोलकर पानी को नल से निकालने का प्रयास किया। तो ये आंसर्स हैं जो आप लोग इन दोनों पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब उनमें सर्च करके और उसको आंसर को अपनी होमवर्क कॉपी में लिखिए और उनको याद कीजिए। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे जो ओटर था उसका राइटर के साथ क्या रिलेशन रहा और इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो ग्रामेटिकल पार्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।